तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम मानव शरीर के आंतरिक परिवहन नेटवर्क को डिकोड करने वाले हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे हलचल भरे बेहद व्यस्त शहर की, जहां हर पल ट्रकों और गाड़ियों के जरिए जरूरी सामान यहां से वहां पहुंचाया जा रहा है। हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पूरे शरीर के शहर को सुचारू रूप से चलाने वाला जो मेन इंजन है वो है हमारा परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम इस विषय को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले बात करेंगे शरीर के डिलीवरी सिस्टम की, फिर रक्त और उसके घटकों की, उसके बाद हम देखेंगे रक्त वाहिकाओं का हाईवे, फिर चलेंगे सीधे मानव हृदय के अंदर और अंत में समझेंगे परिसंचरण का पूरा रास्ता। सबसे पहले इसका बेसिक काम समझते हैं। इसे बायोलॉजिकल भाषा में परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये सिस्टम इस बात की गारंटी देता है कि शरीर के हर एक हिस्से को काम करने के लिए जो चाहिए वो उसे ठीक समय पर मिले, चाहे वो ऊर्जा के लिए खाना हो, ताज़ी ऑक्सीजन हो या फिर शरीर से बाहर निकाले जाने वाले वेस्ट मटेरियल हो। सब कुछ इसी सिस्टम के जरिए अपनी सही जगह पहुंचता है। तो अब बढ़ते हैं अपने पहले और दूसरे हिस्से की तरफ, रक्त और उसके घटक, यानी हमारे शरीर का अपना डिलीवरी सिस्टम। अगर हम अपने शरीर को एक शहर मान लें तो खून या रक्त उस शहर के डिलीवरी ट्रक हैं, और ये ट्रक दिन रात बिना रुके अपना काम करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ ऑक्सीजन या खाना डिलीवर नहीं करते, ये मल्टीटास्किंग के उस्ताद हैं। ये कीटाणुओं से लड़कर शरीर की रक्षा भी करते हैं, हमारे शरीर का तापमान भी कंट्रोल करते हैं और चोट लगने पर खून का थक्का जमा कर उसे बहने से भी रोकते हैं। मतलब एक सिस्टम और काम अनेक। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि खून असल में 4 अलग-अलग चीज़ों से मिलकर बनता है। इसमें एक हल्के पीले रंग का लिक्विड होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ये प्लाज्मा ही बाकी सभी सेल्स को अपने साथ लेकर चलता है। इसमें मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन की डिलीवरी करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर की आर्मी की तरह बीमारियों से लड़ती हैं, और प्लेटलेट्स वो प्लम्बर का काम करते हैं जो चोट लगने पर रिसाव को तुरंत बंद कर देते हैं। अच्छा, अब डिलीवरी ट्रकों की बात तो होगी, तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से पर, यानी इन ट्रकों के चलने का रास्ता, रक्त वाहिकाओं का हाईवे। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 3 तरह की रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स होती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, धमनियां या आर्टरीज एकदम हाई स्पीड हाई प्रेशर वाले एक्सप्रेसवे हैं जो ऑक्सीजन से भरे खून को दिल से दूर शरीर तक ले जाते हैं। शिराएं या वेन्स ये कम प्रेशर वाले वापसी के रास्ते हैं जो खून को वापस दिल तक लाते हैं। और केशिकाएं या कैपिलरीज वो बहुत ही पतली संकरी गलियों की तरह हैं जहां असल में कोशिकाओं को ऑक्सीजन दी जाती है और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा एनाटॉमिकल सवाल सामने आता है। आखिर शरीर के अंदर मौजूद इन बायोलॉजिकल पाइपों की बनावट एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है? ऐसा क्यों है कि शिराओं के अंदर वॉल्व लगे होते हैं जबकि धमनियों को इतनी मोटी और लचीली दीवारों की ज़रूरत होती है? जवाब इनकी इंजीनियरिंग में छिपा है। धमनियों को दिल से आने वाले बहुत ही भारी प्रेशर को झेलना होता है, इसलिए उनकी दीवारें मोटी होती हैं। इसके उलट शिराओं में प्रेशर बहुत कम होता है और उन्हें अक्सर ग्रेविटी के खिलाफ जैसे पैरों से खून को ऊपर दिल तक खींचना होता है। इसलिए शिराओं में ये खास वाल्व लगे होते हैं। ये वाल्व सुनिश्चित करते हैं कि खून सिर्फ ऊपर की दिशा में जाए और वापस नीचे न गिरे। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर। अब हम इस पूरे शहर को चलाने वाले सेंट्रल पंपिंग स्टेशन के अंदर जाएंगे, यानी मानव हृदय। और ये बात यहाँ एकदम साफ हो जाती है कि हम प्यार या भावनाओं को जताने के लिए जिस लाल रंग के हार्ट आइकन का इस्तेमाल करते हैं और छाती के थोड़ा बाईं ओर मौजूद हमारा जो असली हृदय है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारा असली दिल एक बेहद मजबूत और बिना थके लगातार धड़कने वाला मांसल अंग है। इसकी बनावट को अगर हम कमरों की तरह समझें तो दिल में मुख्य रूप से 4 कमरे होते हैं। ऊपर के 2 कमरों को अलिंद या एट्रियम कहते हैं। इनकी दीवारें पतली होते हैं क्योंकि इनका काम सिर्फ डिलीवरी को रिसीव करना, यानी खून को प्राप्त करना है। इसके एकदम उलट नीचे के कमरों को निलय या वेंट्रिकल कहते हैं। इनकी दीवारें काफ़ी मोटी और मौसल होती हैं क्योंकि इन्हें खून को पूरी ताकत के साथ बाहर पंप करना होता है। तो यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात याद रखने वाली है वो ये है कि बाएं निलय यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार पूरे दिल में सबसे ज़्यादा मोटी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस अकेले हिस्से के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारी है।
इसे इतनी जोर से खून को पंप करना होता है कि वो शरीर के बिल्कुल आखिरी छोर तक, सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक पहुंच सके। अब आते हैं आज के एक्सप्लेनर के क्लाइमैक्स पर, यानी 5वां भाग, परिसंचरण का मार्ग। चलिए इस पूरे सिस्टम को मोशन में देखते हैं। सबसे पहले ताज़ा ऑक्सीजन से भरा खून फेफड़ों से बाएं अलिंद में आता है। दूसरा स्टेप, अलिंद थोड़ा रिलैक्स होता है और इस खून को जमा करता है। तीसरा, फिर वो सिकुड़ता है और खून को नीचे बाएं निलय में धकेल देता है। और फाइनली निलय पूरी ताकत से सिकुड़ता है और इस शुद्ध खून को पूरे शरीर में एक्सप्रेस वे के जरिए भेज देता है। ये लगातार एक रिदम में चलता रहता है। यहाँ अगर हम इस पूरे लूप को देखें तो ये अंग्रेजी के नंबर 8 या 8 की तरह दिखता है। इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दिल के बीचों बीच एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम ऑक्सीजन वाले साफ खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाले अशुद्ध खून को कभी आपस में मिलने नहीं देती। बिना किसी मिलावट के ये एक अचूक और कभी ना रुकने वाला लूप है। अच्छा, अब तक जो भी डिस्कस किया है उसे एक रियल लाइफ सिचुएशन से टेस्ट करते हैं। क्या होगा अगर कोई व्यक्ति कई घंटों तक बिना हिले डुले एक ही जगह पर एकदम स्टैचू की तरह खड़ा रहे? जब शरीर बिल्कुल गति नहीं कर रहा हो तो इस लगातार चलने वाले डिलीवरी सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? तो होता यह है कि जब शरीर मूव नहीं करता तो हमारे पैरों की मांसपेशियां शिराओं के उन वाल्वों की मदद नहीं कर पाती जो खून को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर धकेलते हैं। वाल्व अकेले पड़ जाते हैं और खून ऊपर जाने के बजाय पैरों में ही जमा होने लगता है और इसी वजह से पैरों में गंभीर सूजन आ जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारा परिसंचरण तंत्र, हमारे अंदर का ये हलचल भरा शहर, एक बिना रुके काम करने वाली जादुई मशीन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी रोज़मर्रा की आदतें, हमारा खाना पीना और एक्सरसाइज इस नाजुक लेकिन शक्तिशाली सिस्टम को कैसे प्रभावित करते हैं। इस एक्सप्लेनर में इस अद्भुत बायोलॉजिकल मशीनरी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये जानकारी इस महत्वपूर्ण सिस्टम को बेहतर ढंग से समझने और उसका ख्याल रखने में मदद करेगी।